नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौगात की एक बात का। सौगात की एक बात में आज कई देशों में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस पर ब्रेक कैसे लगेगा, तो क्या तालिबान नहीं सुधरेंगे, इन तमाम चीजों पर बात होगी। वहीं चीन के हाथ से नेपाल कैसे निकल गया और क्या अब फ्रांस और इजराइल की भिड़ंत होने वाली है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और वहीं चीन में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात की वजह से अब आशंका जताई गई है कि वहां पर कोरोना 20 लाख लोगों की मौत की वजह बन सकता है। और सरकारी कर्मचारियों से लेकर मेडिकल स्टाफ तक और सफाई कर्मियों से लेकर कब्रिस्तान के कर्मचारियों तक कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण चीन के बड़े शहरों का दम फूलने लगा। बीजिंग जैसे शहर पिछले 10 दिन से बेहाल हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों के कमरे भर चुके हैं, दवाओं के स्टॉक खाली हो चुके हैं और यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी भर चुके हैं। लोग दवाओं से लेकर राशन तक के लिए हाहाकार मचा रहे हैं। दहशत का माहौल ऐसा है कि हर शख्स अपनी जान बचाना चाहता है। जिन लोगों को जीरो कोविड पॉलिसी से घुटन महसूस हो रही थी, वो मौत का मंजर देखकर बेचैन हो रहे हैं। लेकिन चीन के लोगों के ये हालात वहाँ की सरकार के काबू से बाहर दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे शी जिनपिंग की सरकार ने लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया हो। और वो भी तब जबकि अनुमान लगाया गया है कि चीन के 80 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस बहुत जल्द अपनी चपेट में ले लेगा। चीन के बड़े बड़े शहरों में पसरा मातम का सन्नाटा कब खत्म होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया। यानी लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि कोरोना का ये कहर आखिर कब थमेगा। कुछ रिसर्च करने वाली एजेंसियों का दावा है कि कुछ ही महीनों में चीन के 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है। 2019 में चीन ने पहली बार कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी दुनिया को दी थी। तब से अब तक वहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5200 के करीब है। मतलब 3 साल तक जिस देश में कोरोना केवल 5000 लोगों की जान निगल पाया, वहां कुछ महीनों में 15 लाख लोगों की मौत का अंदेशा जताया गया। चीन की सरकार पर इन आंकड़ों का कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन दुनिया के लिए ये आंकड़े हैरान करने वाले और डराने वाले जरूर हैं। और ऊपर से चीन से सामने आ रहे वीडियो भी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। 7 दिसंबर के बाद से ही चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़े आंकड़े देना बंद कर रखा है, लेकिन चीन के शहरों से आने वाले वायरल वीडियो दुनिया तक जरूर पहुंच रहे हैं। वहां के कब्रिस्तान में जमीन पर रखे शवों का शर्मनाक वीडियो पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एयर कंडीशनड स्टोरेज का दोगुना इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद शवों को जमीन पर रखना पड़ रहा है। बीमारी से हारकर दम तोड़ चुके लोगों के साथ ऐसा बर्ताव देखकर किसी की रूह कांप उठे। इससे पहले बीजिंग के कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों का वीडियो सामने आया था। गाड़ियों में अपनों के बेजान शरीर लिए लोगों को घंटों तक लाइनों में इंतजार करते देखा गया। इसीलिए चीन में लोग मौत से डरकर सांसें ले रहे हैं। और वो भी तब जब वहां की सरकार दावा करती है कि 90% आबादी को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। चीन में अब लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वैक्सीन अगर उन्हें बचा पाती तो चीन इस कदर बेहाल न होता। दुनिया को भी पता चल गया कि चीन की वैक्सीन कोरोना पर कारगर कतई नहीं है। इसलिए चीन ही नहीं, उन सभी देशों को डर सताने लगा है जिन्होंने चीन से वैक्सीन ली थी। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में भी चीन ने अपनी वैक्सीन बेची थी। लेकिन चीन की हालत देखकर उन सभी देशों का कलेजा कांप रहा है। यही वजह है कि चीन के हालात देखकर दुनिया के कई देश अपने फैसले को कोस रहे हैं। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने एक बार फिर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया को 6 कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है। रात 9 बजे प्रसारित होने वाले न्यूज 18 के खास शो सौगात की एक बात को बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड दिया गया है। Let's hear it up for the winner in Network 18, सौगात की एक बात। लेकिन चीन दावा कर रहा है कि दोष वैक्सीन का नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का है। चीन का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट पर दुनिया की कोई वैक्सीन असरदार नहीं है। हालांकि दुनिया की ज्यादातर एजेंसियों को चीन के दावे में दम नहीं दिख रहा, लेकिन इतना सच जरूर है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट किसी सुपर स्प्रेडर से कम नहीं है। ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट का नाम है BF.7। ये वेरिएंट पिछले हर वेरिएंट और सब वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। BF.7 सब वेरिएंट की चपेट में आया शख्स 12 से 18 लोगों को बीमार बना सकता है। इसीलिए इसके फैलने की रफ्तार बेहद तेज है।
चीन ने आंकड़े तो जारी नहीं किए, लेकिन माना जा रहा है कि रोज 10,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रफ्तार तो केवल शुरुआत है। आंकड़ा तेजी से इससे 10 गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से बेहाल होने वाला चीन अकेला देश नहीं है। पिछले एक हफ्ते के कोरोना से जुड़े आंकड़े दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और जिन देशों के आंकड़ों में अचानक बड़ा उछाल देखा गया, उनमें जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका शामिल हैं। इन ज्यादातर देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 ने ही टेंशन बढ़ाई है। जिन देशों में अभी कोरोना के केस बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं, उन्होंने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। जहां BF.7 के कुछ ही मामले मिले हैं, वहां मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर में ओमिक्रॉन का ये नया रूप सरकारों के हाथ पांव फुला रहा है। अभी पिछले कोरोना के जख्मों पर पूरी तरह मरहम लगा भी नहीं है। 2020 और 2021 के आर्थिक झटकों से दुनिया उभरी भी नहीं है कि कोरोना की नई आफत उससे पहले ही स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ी हो गई। क्योंकि पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण 10,000 लोगों की मौत की खबर थी, और ये सिर्फ सरकारों के आधिकारिक आंकड़े हैं। इनमें चीन में हुई उन मौतों को शामिल नहीं किया गया है जिन पर चीन की सरकार खामोश है। केवल 7 दिनों में जापान में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, और जिनमें 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं दक्षिण कोरिया में कोरोना के 4.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं और 335 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हफ्ते यानी कि 7 दिनों के आंकड़े हैं। फ्रांस में 4.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और 747 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। वहीं ब्राजील में भी करीब 3 लाख लोग इस एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और वहां पर 973 लोगों की जान इस वायरस ने अभी तक ले ली है। जबकि अमेरिका का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी एक हफ्ते में करीब 3.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और वहां 1,500 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। और वहीं कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में मचे हंगामे के बीच भारत सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में कोरोना के हालात पर हाई लेवल बैठक हुई और अब तक भारत में कोरोना के सुपर स्प्रेडर कहे जाने वाले वेरिएंट BF.7 के 4 मरीज मिल चुके हैं। इसलिए सरकार कोई भी खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज को लगवाना लोगों के लिए जरूरी बताया। प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, तो उसको लीजिए। सरकार ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। अब तक भारत में केवल 27% आबादी को प्रिकॉशन डोज लगी है। अगर भारत में भी केसेस में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिनों में सख्ती के लिए तैयार रहना होगा। सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त BF.7 वेरिएंट का ही माना जा रहा है, जिसके अब तक भारत में 4 मरीज मिले हैं। पहला मामला जुलाई में मिला था और 2 मामले सितंबर में मिले थे। सबसे ताजा केस गुजरात में नवंबर में मिला। और इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिस पर घमासान मच गया। उस चिट्ठी में मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही और नियम टूटने पर यात्रा रोकने की अपील की, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार का बचाव किया। देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। असल में चीन समेत कई देशों में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। और उधर दुनिया भर में कोरोना की दहशत का असर शेयर बाजार में भी दिखा है। चीन समेत कई दूसरे देशों में वायरस के बेकाबू होने की खबरों से शेयर बाजार में गिरावट रही, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 635 अंकों की गिरावट के साथ 61,067 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 180 अंक टूटकर 18,205 पर बंद हुआ। और इस बीच इजराइल ने अपने सहयोगियों से कहा कि वो ईरान को घुटनों पर लाने में उसकी मदद करे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन की मिसाल दी और अपने सहयोगियों से कहा कि वो नेटो की तरह काम करें, क्योंकि नेटो के सहयोगियों ने जिस तरह से तालमेल बिठाकर यूक्रेन की मदद की, उसी की वजह से रूस अब तक जीत से दूर है। इजराइल ने अमेरिका और अपने दूसरे सहयोगियों से ईरान के खिलाफ ऐसी ही एकता दिखाने की मांग की। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये तक कहा कि ईरान पहले एक ग्लोबल चुनौती है, बाद में इजराइल का दुश्मन। इसलिए सभी को जल्द ही ईरान को घुटनों पर लाना होगा, वरना वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और दुनिया के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इजराइल ने मौजूदा वक्त को ईरान पर दबाव बनाने का सबसे सही समय माना, क्योंकि इस समय ईरान में हिजाब आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घरेलू मामलों में उलझा हुआ है, क्योंकि हिजाब आंदोलन की वजह से वहाँ बवाल मचा हुआ है। ईरान के अपने लोग वहाँ की सरकार और मोरालिटी पुलिस के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में ईरान के दुश्मनों के लिए ये अच्छा समय है और वो उस पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान से बात करते करते थक चुका है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने पर अड़ा हुआ है।
क्योंकि उसकी दलील है कि वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाकर बिजली पैदा करेगा, ना ही की तबाही लाएगा। लेकिन ना तो अमेरिका को उस पर भरोसा है और ना ही इजराइल को। और इसी वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम हवा में लटका हुआ है। लेकिन इजराइल को लगता है कि ईरान ने चोरी छिपे इस पर काम जारी रखा है, इसलिए ईरान के खिलाफ खड़े देशों को एकजुट होकर उसे घुटनों पर लाना चाहिए। या यूं कहें कि इजराइल अपने सहयोगियों से इशारों में ईरान पर हमला करने के लिए कह रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल के रक्षा मंत्री के इस बयान का असर भी होने लगा, क्योंकि अमेरिका ने बयान दिया कि ईरान से कोई भी डील तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने प्रदर्शनकारियों को मारना नहीं बंद करता और रूस को आत्मघाती ड्रोन की डिलीवरी नहीं रोक देता। यानी अमेरिका भी ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। और इजराइल की मांग के बाद तो साफ हो गया है कि ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है और साथ ही हल्की बारिश के भी आसार हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, चंबा और सिरमौर में बर्फबारी का अनुमान जताया गया। राज्य के 8 शहरों में तो तापमान 0 से नीचे चला गया। और उधर फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में निकाले गए विक्ट्री मार्च में बवाल हो गया। ये घटना तब हुई जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी ओपन बस में सवार होकर अपने प्रशंसकों के बीच पहुंचे, जिन्हें देखने ब्यूनस आयरस की सड़कों पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथों में मौजूद अर्जेंटीना के झंडों से पूरा शहर पट गया। अर्जेंटीना के कुछ प्रशंसक तो मेसी और मैराडोना की बड़ी बड़ी तस्वीरें लिए नजर आए। वहीं कुछ तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़क पर लगे साइन बोर्डों पर चढ़ गए। लेकिन कुछ समर्थकों ने इस दौरान हद पार कर दी। खबर है कि पुल से लटके कुछ लड़के छलांग लगाकर सीधा खिलाड़ियों की बस में कूद पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं दावा किया गया कि जिस सड़क से ये विक्ट्री मार्च निकला, वहाँ एक जगह बिजली की हाई टेंशन लाइन मेसी के सिर से टकराते टकराते बची। आशंका जताई गई कि अगर खिलाड़ी सही समय पर अपने सिर नीचे न करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह थी कि इसके बाद विक्ट्री मार्च को बीच में ही रोककर खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया। और जैसे ही विक्ट्री मार्च रुका, अर्जेंटीना के समर्थक भड़क गए और तनाव इतना बढ़ गया कि जश्न में डूबी भीड़ को हिंसक होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। और उनके निशाने पर आए अर्जेंटीना के पुलिस के जवान, जिन पर भीड़ ने कांच की बोतलें फेंककर हमले किए। वहां से आए एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी करते नजर आए, जिसके बाद पहले तो पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर दनादन आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि यह हंगामा देर रात तक चला, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने जब सड़कों से प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह खदेड़ा, तब जाकर ये बवाल खत्म हुआ। और इधर मुंबई के पास वसई में दिन दहाड़े गैंग वॉर से सनसनी फैल गई। वहां पर बीच सड़क पर 2 गिरोह के कुछ लोग तलवार लेकर आपस में भिड़ गए। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रही एक काली गाड़ी में सफेद रंग की एक दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद काली गाड़ी में बैठे लोग उतरकर भागने लगे, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स नहीं निकल पाया, जिसे दूसरे गिरोह के लोगों ने गाड़ी खींचकर बाहर निकाला, जिसके बाद उसे सड़क पर गिराकर उस पर तलवार से कई वार किए। और ऐसे में उस आदमी ने उनके चंगुल से छूटने की काफी कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाया क्योंकि बदमाशों से वो घिरा हुआ था, जो उस पर काफी देर तक तलवार से हमला करते रहे। जब ये तमाशा लंबा खिंचा तो वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन उनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली, जिसे देखकर लोग घबरा गए और वहाँ से पीछे हट गए। बाद में बदमाश उस आदमी को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले गए और कुछ दूरी पर ले जाकर उसे फेंक दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस गैंगवॉर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और इस बीच ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मस्क ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और लिखा कि उन्हें जैसे ही सीईओ का पद संभालने के लायक कोई मिल जाएगा, वो इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद मस्क सिर्फ कंपनी में सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। 3 दिन पहले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल करवाया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्हें ट्विटर के सीईओ पद पर बने रहना चाहिए, जिसका ज्यादातर लोगों ने समर्थन नहीं किया और उसकी झुंझलाहट उनके ट्वीट में भी दिखी। उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्हें कोई मूर्ख व्यक्ति सीईओ के पद के लिए मिल जाएगा, वो इस्तीफा दे देंगे। और उधर बेलारूस की मीडिया ने दावा किया है कि रूस बेलारूस के पायलटों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के काम में जुटा हुआ है और ये खबर पुतिन के बेलारूस दौरे के बाद सामने आई।
जिसमें बेलारूस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते में बेलारूस के पायलटों को परमाणु हथियार से लैस लड़ाकू विमानों को उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग देना भी शामिल है, जिससे यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही रूस और बेलारूस ये घोषणा कर चुके हैं कि बेलारूस के Su-24 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और उन्हें परमाणु हथियारों से लैस किया जाएगा, जिसके लिए बेलारूस के पायलटों को भी तैयार होना जरूरी है। और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के मुताबिक रूस के ट्रेनर लगातार बेलारूस के पायलटों को परमाणु हथियार से लैस लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जल्द ही उनके देश के पायलट किसी भी वक्त दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रहें। लेकिन यूक्रेन को डर है कि पुतिन अब बेलारूस को रूसी सेना के साथ जंग में शामिल करा सकते हैं और फिर उसकी उत्तरी सीमा पर भीषण हमला बोल सकते हैं, जिसके लिए रूस पहले ही अपने घातक हथियारों का जखीरा बेलारूस पहुंचा चुका है। और यही वजह रही कि पुतिन के बेलारूस दौरे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में ये पहला मौका रहा जब वो लुकाशेंको से मिलने खुद बेलारूस पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के मिलिट्री ड्रिल जारी रखने पर भी सहमति बनी, जो कि यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और उधर बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के घर से पुलिस ने शराब बरामद की और पुलिस ने शराब के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। और छापेमारी के दौरान पुलिस ने जेडीयू नेता के घर से देसी और विदेशी शराब पकड़ी, जिसे जेडीयू नेता ने साजिश बताया। कौना साजिश के तरह में रख के बताया गया कि जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के जिस घर से शराब पकड़ी गई उसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। और उधर खबर है कि चीन ने ताइवान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में एक बार नहीं बल्कि कई बार घुसपैठ की। ताइवान का आरोप है कि चीन के कई लड़ाकू विमान और जंगी जहाज पिछले 1 महीने से उसकी सीमा लगातार लांघ रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में चीन ने ताइवान के पूर्वी इलाके में सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ा दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर सुबह 6 बजे से 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक चीन के 11 सैन्य विमानों और 3 जंगी जहाजों ने घुसपैठ की। उकसावे वाली इस हरकत के बाद ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए अपने फाइटर जेट और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भेज दिया। समंदर में जंगी जहाज भी उतार दिए। यही नहीं, ताइवान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए ताकि चीन के विमानों को हवा में ही ध्वस्त किया जा सके। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई से चीन के फाइटर जेट और युद्धपोत लौट गए। और उधर मध्य प्रदेश के दमोह से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पर 7 साल का एक बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया और जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना तब हुई जब वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो कई फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बच्चा कुएं के किनारे खेलता दिखा। वो अपने दोस्त से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी उस बच्चे का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। हालांकि घर के एक सदस्य ने कुएं में उतरकर उसकी जान बचा ली। रस्सी भी डाल दी, घर के लोग भी थे और नीचे गए तो उसको बाकायदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो बच्चा जब तक कुएं से निकल नहीं गया तब तक उसके घर वालों की जान अटकी रही। और उधर उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस कोड बदलने वाला है। योगी सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला लिया, जिसके मुताबिक यूपी के मदरसों में बच्चे कुर्ती पजामा और टोपी नहीं बल्कि शर्ट पैंट और टाई पहने दिखाई देंगे। इसके अलावा शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी। योगी सरकार का ये फैसला यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने का फरमान जारी कर दिया है। यह आदेश अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जिसके बाद अफगानिस्तान के कुछ शहरों में सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। जलालाबाद से सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आईं। उनके समर्थन में कुछ छात्र भी वहां दिखाई दिए, जो कॉलेज में चल रही परीक्षा बीच में ही छोड़कर सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने भी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान सरकार के इस फरमान पर आपत्ति जताई है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने खुद को बदलने का वादा किया था, लेकिन पहले कई क्षेत्रों में नौकरी करने से महिलाओं को रोका गया और फिर सार्वजनिक जगहों पर उन्हें सिर से पैर तक कपड़े पहनने का फरमान भी जारी कर दिया गया था। और उधर पुतिन के करीबी माने जाने वाले पत्रकार व्लादिमीर सलवियोव ने एक बार फिर ब्रिटेन को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे दी है। जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करने में जुटा है, जिसकी वजह से वो लगातार रूस के निशाने पर है। खुद पुतिन भी कई बार ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सलवियोव ने फिर ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे दी। उन्होंने एक टीवी शो के दौरान रूसी सेना से ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की अपील की, ताकि यूक्रेन को घातक हथियार देने वाला ब्रिटेन दुनिया के नक्शे से मिट जाए। असल में एक दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि उसके बेलग्रेद प्रांत को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन की सेना ने 4 मिसाइलें दागी थी। हालांकि रूस ने उन मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने का दावा किया था।
जिसके बाद रूस का पारा चढ़ गया और वो यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों पर भड़क गया। इसी वजह से पुतिन के करीबी ने रूसी सेना से ब्रिटेन को सबक सिखाने की मांग की। और इधर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जगदीश टाइटलर ने यात्रा में शामिल न होने की बात मान ली है, ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह का विवाद खड़ा न हो। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिख दंगों में कथित भूमिका की वजह से जगदीश टाइटलर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से विवाद खड़ा हो सकता था, इसीलिए उन्हें यात्रा में शामिल न होने के लिए मना लिया गया। और उधर अपने ही घर में इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जमकर आलोचना होने लगी, जिसके बाद उनके समर्थन में पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के दामाद और टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आ गए और ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबर पाकिस्तान की शान, जान और पहचान है। इसके अलावा उन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाने की नसीहत देने वालों को भी आड़े हाथों लिया और अपने ट्वीट में लिखा कि बाबर हमारा कप्तान है और रहेगा, इसके आगे कुछ भी सोचना मना है। असल में इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गई, जिसके बाद कई प्रशंसकों और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी कप्तान बाबर आजम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। इसी बात से भड़के पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी उनके बचाव के लिए आगे आए। हालांकि वो खुद इस टेस्ट सीरीज से घुटने की चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की टीम की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यही टीम हमें एक दिन टेस्ट मैच का विश्व विजेता बनाएगी। और इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पति की हत्या कर उसके शव के साथ सोने वाली आरोपी पत्नी की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोप है कि महिला ने एक हफ्ते पहले अपने पति को जान से मार डाला था, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मुताबिक उसका पति शराब पीने का आदी था और उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ गई थी और इसी वजह से उसने अपने पति के सिर पर पहले डंडे से हमला किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और ये घटना 15 दिसंबर की बताई गई, जब शराब के नशे में आरोपी के पति ने उसके साथ मारपीट की थी और बताया गया कि वो बेरोजगार था और अपनी पत्नी से पैसे छीन लिया करता था, जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पति की हत्या करने के बाद वो उसके शव के साथ सो गई और अगले दिन बच्चों को उनके पिता को उठाने से मना कर दिया। फिर वो अपने काम पर चली गई। वहाँ से घर लौटने के बाद रात में जब सन्नाटा हो गया तो उसने पति के शव को घर के मेन गेट के बाहर फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि उसकी शराब के नशे में गिरने से मौत हो गई। अन्नू ने ये सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा और लोग इलाज लेने जाएंगे और जब पता चलेगा ये मर गए तो ये होगा कि किसी दूसरे ने मारा है। पुलिस की शक की सुई आरोपी महिला की तरफ घूमी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और उधर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जिला अदालत ने समन भेजे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समन भेजे गए और 12 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। आरोप है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का वक्त पूरा होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू मूसेवाला ने मानसा में रोड शो किया, जिसके खिलाफ उन पर मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में जिला कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया। और इधर गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की मकोका कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी की हत्या मामले में बरी कर दिया, क्योंकि छोटा राजन के खिलाफ हत्या के मामले में पुलिस कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में छोटा राजन को बरी कर दिया। आरोप है कि 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी की छोटा राजन के गुर्गू ने हत्या कर दी थी और पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। और उस बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि चीन ने एलएसी से 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है और असल में 9 दिसंबर को तवांग में मुंह की खाने से चीन बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो एलएसी पर खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि एलएसी के पास चीन के यांगत्से में 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है। मतलब ये कि तवांग सेक्टर में जहां चीनी सैनिकों की पिटाई हुई थी, चीन ने अब वहां से 150 मीटर की दूरी पर सड़क का निर्माण कर लिया है। इस सड़क के आखिर में बाकायदा चीनी सेना का एक कैंप भी मौजूद है, जिसका सीधा मतलब ये है कि चीन की सेना इस नई सड़क की मदद से फौरन एलएसी के पास पहुंच जाएगी। असल में यांगत्से का इलाका सामरिक रूप से दोनों देशों के लिए बेहद अहम है और चीन इस इलाके पर कब्जा कर तवांग को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली सेरा सड़क पर आसानी से निगरानी कर सकता है। हालांकि यांगत्से इलाके में भारत ने चीन के ऊपर रणनीतिक रूप से बढ़त बनाई हुई है और इसी वजह से इस इलाके में चीन ने पिछले 1 साल में नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तेजी से अपने सैनिकों को एलएसी पर भेज सके।
ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट LAC पर लगने वाले प्रमुख क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित है। हालांकि भारत को चीन की इस हरकत की पहले ही भनक लग चुकी थी और इसी वजह से भारतीय सेना भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने में जुटी है। LAC के पास न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बल्कि भारत ने बड़ी संख्या में सेना के जवानों को वहां तैनात कर दिया है। यही नहीं, LAC पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तवांग में 23 नए मोबाइल टावर लगाने की भी तैयारी है। और उधर खबर है कि ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की देसी एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में तेजी लाएगा। और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने डिफेंस इंडस्ट्री की एक बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तुर्की पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम सीपेर का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगा। दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के अब तक सभी टेस्ट कामयाब रहे हैं और ये लंबी रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मदद से एक से ज्यादा तरह की मिसाइलें दागी जा सकेंगी। इसके साथ ही तुर्की ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का उत्पादन तेज करने का भी फैसला किया है। तुर्की का दावा है कि इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, यानी भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के सैन्य ठिकाने इसकी जद में होंगे। और ये सब हो रहा है ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूद गैस और तेल के लिए जारी सालों पुराने झगड़े की वजह से। दोनों देश एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जारी तनातनी जंग की दहलीज पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस भूमध्य सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। ऐसे में तुर्की ने ये जता दिया कि भूमध्य सागर में ग्रीस को सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और जल्द ही उसके जखीरे में सिपेर एयर डिफेंस और टाइफून जैसे घातक हथियार शामिल हो जाएंगे। और इधर दिल्ली में नशा मुक्त अभियान के तहत 3000 किलो ड्रग्स जलाए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1500 करोड़ बताई गई। जिन्हें नशा मुक्त अभियान के तहत जलाया गया ड्रग्स दिल्ली पुलिस कमिश्नर और LG विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में जलाई गई। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स को पकड़ कर जलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पिछले कुछ सालों में इन ड्रग्स को बरामद किया था, जिसे जलाया गया। यहाँ पर बैग्स रखे गए हैं, ये अलग अलग ड्रग्स हैं। ड्रग्स को खुले में नहीं बल्कि एक मशीन में जलाया गया, जिसकी खासियत है कि उससे प्रदूषण नहीं फैलता। और इस बीच फिल्म पठान पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिनेता शाहरुख खान को महंत परम हंस ने धमकी दे डाली और आरोप लगाया कि शाहरुख खान ने फिल्म पठान में सनातन धर्म का अपमान किया। उन्होंने शाहरुख खान को धमकी तक दे डाली, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसको खोज रहा हूँ, मैं इसको जिंदा जला दूंगा। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी पर पिछले कई हफ्तों से बवाल मचा है। उधर मंगल ग्रह के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए वहां पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट 4 साल के सफर के बाद अब बंद हो सकता है। नासा के इस इनसाइट लैंडर ने मंगल से एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजी, जो उसकी आखिरी तस्वीर हो सकती है, क्योंकि उस तस्वीर में वीरान मंगल ग्रह पर इनसाइट स्पेसक्राफ्ट का साइज्मोमीटर धूल की परत में नजर आया। नासा इनसाइट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस तस्वीर के साथ स्पेसक्राफ्ट की तरफ से एक बेहद इमोशनल मैसेज भी था। उसमें लिखा गया कि मेरी पावर बहुत कम है, इसलिए ये शायद आखिरी तस्वीर हो जिसे मैं भेज पाऊं, पर मेरी फिक्र मत करना, मेरा वक्त यहाँ अच्छा बीता, जल्द ही मैं विदा ले लूंगा। यानी नासा का स्पेसक्राफ्ट कुछ दिन का ही मेहमान रह गया है। हालांकि नासा का ये जानकार हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे इसका अंदाजा पहले से ही हो गया था और मई महीने में ही प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि इस साल के आखिर तक इनसाइट स्पेसक्राफ्ट काम करना बंद कर देगा। बात यह है कि इनसाइट लैंडर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर धूल के बवंडर उठते रहते हैं। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनलों पर धूल का गुबार जम गया है और वो ऊर्जा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ताज़ा तस्वीर के जारी होने से पहले भी नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई थी। अब टीम दोबारा स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधेगी और अगर उसने पृथ्वी से भेजे गए लगातार 2 संदेश मिस कर दिए तो नासा अपने मिशन के खत्म होने का ऐलान कर देगी। और इस बीच फिलिस्तीन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के मुद्दे पर इजराइल और फ्रांस आमने सामने आ गए, क्योंकि इजराइल ने सालाह हमौरी नाम के उस सामाजिक कार्यकर्ता को फ्रांस भेज दिया। इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सालाह हमौरी के पास फ्रांस की नागरिकता थी। लेकिन इजराइल की सरकार के इस फैसले से उसके और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और सालाह हमौरी को वापस फ्रांस भेजे जाने पर ऐतराज जताया, जबकि इजराइल की सरकार ने डंके की चोट पर ऐलान किया और बयान दिया कि इंसाफ हो गया है और सालाह हमौरी को इजराइल से निकाल दिया गया है।
इजराइल हमौरी को आतंकी मानता है, क्योंकि उसका कहना है कि सालाह हमौरी का संबंध कट्टरपंथी संगठन PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से है, और इसीलिए इजराइल ने हमौरी को देश से निकाल दिया। लेकिन फ्रांस ने इस कदम को गलत बताया। फ्रांस ने इजराइल से एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि वो फिलिस्तीन के सामाजिक कार्यकर्ता को ना निकाले, लेकिन इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर वही किया जो उसने सोचा था। क्योंकि हमौरी उस संगठन के वकील रह चुके हैं जो PFLP से संबंध रखने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की मदद करता है। यही नहीं, हमौरी को यहूदी धर्मगुरु की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था और वो 7 साल तक जेल में बंद थे। लेकिन 2011 में हमास के 7 कैदियों की अदला बदली के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि यरूशलेम में पैदा हुए सालाह हमौरी को वहां भेजा जाए जहां उन्हें नागरिकता मिली है, यानी कि फ्रांस, क्योंकि यरूशलेम में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों के पास सिर्फ वहां रहने का अधिकार होता है, उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिलती और इसीलिए उन्हें फ्रांस भेजा गया, जिसके बाद इजराइल और फ्रांस के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। और इधर महाराष्ट्र के पुणे में 2 बच्चों में रुबेला वायरस पाया गया है। इस साल महाराष्ट्र में रुबेला वायरस के मामले पहली बार सामने आए और रुबेला वायरस की चपेट में आए इन 2 बच्चों में एक महज 11 महीने का है, जिसे खसरे और रुबेला वायरस से बचाव के 2 टीके लगाए जा चुके थे, जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल बताई गई। यही नहीं, एक दिन पहले पुणे में खसरे के 15 नए मामले भी सामने आए। और इस बीच योग गुरु रामदेव का अश्लील कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में केस दर्ज हो गया है। 2 कार्टूनिस्ट के खिलाफ पतंजलि की लीगल सेल ने केस दर्ज करवाया और रामदेव मामले में दोनों कार्टूनिस्ट पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस ने देहरादून के रहने वाले दोनों कार्टूनिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और उधर नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि शेर बहादुर देउबा और भारत के संबंध अच्छे माने जाते हैं। नेपाल में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि अच्छी बात यह रही कि नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके फिर से नेपाल का PM बनने का पूरा चांस है। और ये चीन के लिए बुरी और भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही है जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और PM मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जबकि इससे पहले KP ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आ गई थी, क्योंकि विस्तारवादी नीति अपनाने वाले चीन ने नेपाल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था। KP ओली तो ये तक कहने लगे थे कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि KP ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया, क्योंकि भारत के अच्छे दोस्त रहे नेपाल के ऊपर चीन की नजर पड़ गई है और उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को अपनी बातों में फंसा लिया है। लेकिन सत्ता में देउबा की एंट्री ने चीन के प्लान पर पानी फेर दिया। नेपाल का PM बनने के बाद वो भारत भी आए थे और दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया था, जिसे चीन के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल और भारत की करीबी चीन के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। और देउबा के फिर से PM बनने के बाद चीन की नेपाल के रास्ते भारत की घेरेबंदी करने का प्लान ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उसकी फौज ने रूस में तबाही मचाने के लिए दागी गई 4 अमेरिकी मिसाइलों को मार गिराया। दावा है कि चीन 3 दिन के पहले यूक्रेन की तरफ से अमेरिका में बनी इन मिसाइलों से हमला किया गया था, जिन्हें रूस के बेलग्रेद इलाके में नेस्तनाबूद कर दिया गया। बेलग्रेद की सीमा यूक्रेन से लगती है और ये दक्षिणी रूस का एक अहम इलाका है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने बेलग्रेद की तरफ अमेरिका में बनी 4 AGM-88 हांग यानी हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइलें दागी थी, जिन्हें हवा में ही रूस ने मार गिराने का दावा किया। हवा से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइलें रडार से लैस एयर डिफेंस सिस्टम को भी ढेर करने की ताकत रखती हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ करने की कोशिश की। इस बीच बेलग्रेद के गवर्नर ने दावा किया है कि 3 दिन पहले यहाँ गोलीबारी हुई थी, जिसमें कि कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले में एक शख्स की मौत होने की खबर भी सामने आई। लेकिन दावा है कि रूस की फौज ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई अमेरिकी मिसाइलों को तबाह करके ही दम लिया। और इधर बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के अपमान का आरोप लगाया। सबूत के तौर पर बीजेपी की तरफ से एक वीडियो भी ट्वीट किया गया, जिसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मंच पर राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता दिखा। तभी राहुल गांधी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कार्यकर्ता के हाथ को झटक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कसा।
और उधर खबर है कि रूस के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को एक बार फिर एलोन मस्क का साथ मिलने जा रहा है। एक इंटरव्यू में यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने बताया कि यूक्रेन की मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से डील हो गई है, जिसके तहत उसे 10,000 से ज्यादा स्टारलिंक एंटीना मिलने वाले हैं, जो कि वो काफी वक्त से मांग रहा था। जंग शुरू होने के बाद से स्पेसएक्स पहले ही यूक्रेन की मदद करने के लिए उसे लगभग 22,000 एंटीना दे चुकी है, मगर रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को और मदद की जरूरत है। इसलिए खबर है कि अब मस्क 10,000 से ज्यादा स्टारलिंक एंटीना यूक्रेन को देने जा रही है। दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड और सस्ता इंटरनेट पहुँचाने के लिए स्पेसएक्स अंतरिक्ष में उपग्रहों का स्टारलिंक नाम का एक महाजाल बना रही है। मस्क उसी स्टारलिंक के एंटीना यूक्रेन को देंगे ताकि यूक्रेन की सेना जंग में रूस को धूल चटा सके, क्योंकि इंटरनेट वो ताकत है जो युद्ध में किसी का भी पलड़ा भारी कर सकती है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के बड़े इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट नेटवर्क को बुरी तरह तबाह कर दिया। ऐसे में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल यूक्रेन की सेना के लिए खेवनहार साबित हुए हैं। उनकी बदौलत ही यूक्रेन की सेना कम्युनिकेट कर पा रही है, रूस से लड़ पा रही है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन एंटेना की फंडिंग पर लड़ाई छिड़ी हुई थी। मस्क यूक्रेन को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए अमेरिका की सरकार से पैसे मांग रहे थे। इस बीच फ्रंटलाइन पर इंटरनेट में खराबी की खबरें आने लगी। इस वजह से यूक्रेन घबराया हुआ था, लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि पेमेंट का मसला सुलझ गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ देश उसकी आर्थिक मदद करने को तैयार हैं। और उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए केंद्र की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और उनके उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं भी लागू की जा चुकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि आदिवासी समुदाय से जुड़ी योजनाओं के लिए 2014 में जितना बजट आवंटित था वो 2022 में करीब 5 गुना बढ़ चुका है। जनजाति नेताओं की स्मृति में पहली बार देश में म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिससे आदिवासी समुदाय के बारे में रिसर्च में मदद मिलेगी। और उधर फिलीपींस के एक झरने में कुछ लोगों के बहने का 1 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है। ये वीडियो वहां के कैटमैन टाउन का बताया जा रहा है, जिसे करीब 20 लाख बार देखा जा चुका है, जिसमें झरने में आई अचानक बाढ़ की वजह से कई लोग पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उस घटना से पहले कुछ सैलानी फिलीपींस के कैंटोनमेंट टाउन में मौजूद तिनुबदन झरने में बैठे दिखाई दिए। उनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी नजर आए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस झरने में अचानक बाढ़ आ गई और फिर देखते ही देखते पानी सैलाब की तरफ बहने लगा। जान बचाने के लिए वहां बैठे लोग किनारे की तरफ भागे, लेकिन पानी की तेज धार में कई लोग बह गए, जबकि कुछ लोग बीच झरने में ही फंस गए। और इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक इसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत भी हो गई है और 11 लोग घायल बताए गए। वहां से आए एक वीडियो में इस भूकंप से मची तबाही की झलक दिखाई दी। बताया गया कि भूकंप की वजह से कई पावर स्टेशन भी ठप पड़ गए, जिसका असर ये हुआ कि कई इलाकों में 12 घंटों तक अंधेरा छाया रहा। इधर न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कनाडा और अमेरिका में म्यूजिक और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना रखी है, जिसकी आड़ में वो खुद को कारोबारी साबित करने में जुटा है, ताकि वो किसी भी तरह अमेरिका में पनाह ले सके। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक पंजाब के कई बड़े सिंगर उसकी म्यूजिक और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए प्रोग्राम करने कनाडा और अमेरिका जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा समेत कई गुर्गों से पूछताछ के बाद पता चला कि इन सिंगरों में मनकीरत ओलख, दिलप्रीत ढिल्लो, करण औजला और श्री बराड़ के नाम भी शामिल हैं। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि गोल्डी बराड़ की कंपनी एक गाने के बदले इन सिंगरों को 20 लाख रुपए तक देती है। असल में इसी महीने सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम गोल्डी बराड़ के मामले की जांच करने अमेरिका गई थी और इसी दौरान जांच एजेंसियों को उसकी इस साजिश का पता चला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। और उधर कश्मीर में हड्डियां जमा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे पहुंच गया है और नदियों का पानी जमने लगा है। घाटी में ज्यादातर इलाकों में तो तापमान माइनस तक चला गया। कश्मीर में अगले 40 दिनों में धीरे धीरे नदियां समेत पूरी घाटी बर्फ से ढक जाएगी। यहाँ तक कि जनवरी में तो मशहूर डल झील कड़ाके की ठंड की वजह से जम जाती है। और इस बीच आयरलैंड में दूसरी बार भारतीय मूल के लियो वराडकर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लियो वराडकर की नियुक्ति की पुष्टि की गई, जिसके साथ ही लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। इससे पहले 2017 से 2020 तक वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे, जिसके बाद 2020 में आयरलैंड में आम चुनाव हुए और माइकल मार्टिन और भारतीय मूल के लियो वराडकर ने समझौते के तहत सरकार बनाई।
जिसमें तय किया गया कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल मार्टिन देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल लियो वराडकर प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। और उधर दक्षिण चीन सागर में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि चीन दक्षिण चीन सागर में कई टापुओं पर निर्माण करने में जुटा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन पर इस इलाके के टापुओं को हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगा हो, लेकिन इस बार सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने उसकी करतूत की पोल खोल दी, क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आया कि 2014 में दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स के एक हिस्से में चीन के जहाज ने खुदाई करने वाली एक मशीन को उतारा था, जिसके बाद साल 2017 और 2021 में ली गई तस्वीरों में वहां खुदाई किए जाने के सबूत साफ दिखाई दिए, जबकि साल 2009 की एक तस्वीर में वहां सिर्फ एक छोटी चट्टान नजर आई थी। हालांकि अपनी हड़प नीति की पोल खुलती देख चीन बौखला गया और उसने पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट को हवा हवाई और बेबुनियादी बता दिया। लेकिन इससे पहले भी चीन पर दक्षिण चीन सागर के कई विवादित टापुओं पर मिलिट्री बेस बनाने के आरोप लग चुके हैं और वो दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा बताता रहा है, जिसकी वजह से उसकी फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई जैसे देशों के साथ तनातनी बनी हुई है। असल में दुनिया भर के समुद्री व्यापार का 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते से सालाना करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है और दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। इसी वजह से चीन इस इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए यहाँ मौजूद छोटे छोटे टापुओं को हड़पने में जुटा है, ताकि उन पर वो अपनी सेना तैनात कर सके। और इधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एक बयान पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारियों को घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी, जिसके बाद जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने प्रेस क्लब के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की अपनी मांग दोहराई। अब इन हालातों में आप इस एम्प्लॉय को जबरदस्ती बोलेंगे कि नौकरी करेगा? असल में सरकारी नौकरी करने वाले कई कश्मीरी पंडित हत्या की कुछ घटनाओं के बाद से ही अपनी तैनाती सुरक्षित जगहों पर करने की मांग पर अड़े हैं। और उधर यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस ने हथियारों की बड़ी खेप रवाना कर दी है। इसमें कई खतरनाक रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है, जो जंग में यूक्रेन के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की बड़ी खेप कीव रवाना की है, ताकि वो जंग के मोर्चे पर रूस के आगे कमजोर ना पड़े। पश्चिमी मीडिया ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि पुतिन साल के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिससे बचने के लिए ज़ेलेंस्की को और हथियारों की जरूरत थी, और यही वजह है कि फ्रांस ने उसके लिए मदद की बड़ी खेप रवाना कर दी। साथ ही मैक्रो ने वादा किया कि अगले साल की शुरुआत में फ्रांस और हथियार यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, जिनमें उसकी खतरनाक सीजर तोप भी शामिल है। बताया गया कि फ्रांस को सीजर का एक बड़ा ऑर्डर डेनमार्क ने दिया है और अगर वो राजी हो गया तो उनमें कुछ तोपें यूक्रेन की मदद के लिए भेजने की प्लानिंग है। हालांकि अभी जंग में फ्रांस की तरफ से मदद के तौर पर भेजी गई करीब 18 सीजर रूस पर गोले बरसा रही हैं। लेकिन अगर डेनमार्क सहमत हुआ तो उसे अगले साल और सीजर तोप भी मुहैया कराई जा सकेंगी। और इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गैंगस्टर पप्पू यादव का मकान प्रशासन ने ढहा दिया है। आरोप है कि गैंगस्टर ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करके वहां पर 2 मंजिला मकान बनाया था, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। 2 दिन पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर पप्पू यादव को पकड़ा था। जांच में पाया गया कि उसने मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान बनाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया। पप्पू यादव पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और उधर मुंबई के पास ठाणे के अंबरनाथ इलाके से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक कंपनी के अंदर प्रेशर कंट्रोल वॉल में धमाका हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंपनी का एक कर्मचारी उस प्रेशर कंट्रोल वॉल की जांच कर रहा था, तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। हादसे से ठीक पहले उस प्रेशर कंट्रोल वॉल में हवा भरी गई और उसकी जांच की गई। उस वक्त हादसे वाली जगह पर कुछ लोग भी मौजूद थे कि तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ और उसकी जांच कर रहा कर्मचारी धमाके की वजह से दूर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लेवल बैठक हुई और अब तक भारत में कोरोना के सुपर स्प्रेडर कहे जाने वाले वेरिएंट BF.7 के 4 मरीज मिल चुके हैं। इसलिए सरकार कोई भी खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज को लगवाना लोगों के लिए जरूरी बताया। प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, वो उसको लीजिए। सरकार ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। अब तक भारत में केवल 27% आबादी को प्रिकॉशन डोज लगी है। अगर भारत में भी केसेस में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिनों में सख्ती के लिए तैयार रहना होगा। सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त BF.7 वेरिएंट का ही माना जा रहा है।
जिसके अब तक भारत में 4 मरीज मिले हैं। पहला मामला जुलाई में मिला था और 2 मामले सितंबर में मिले थे। सबसे ताजा केस गुजरात में नवंबर में मिला। चीन में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात की वजह से अब आशंका जताई गई है कि वहां पर कोरोना 20 लाख लोगों की मौत की वजह बन सकता है और सरकारी कर्मचारियों से लेकर मेडिकल स्टाफ तक और सफाई कर्मियों से लेकर कब्रिस्तान के कर्मचारियों तक कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण चीन के बड़े शहरों का दम फूलने लगा। बीजिंग जैसे शहर पिछले 10 दिन से बेहाल हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों के कमरे भर चुके हैं, दवाओं के स्टॉक खाली हो चुके हैं और यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी भर चुके हैं। लोग दवाओं से लेकर राशन तक के लिए हाहाकार मचा रहे हैं। दहशत का माहौल ऐसा है कि हर शख्स अपनी जान बचाना चाहता है। जिन लोगों को जीरो कोविड पॉलिसी से घुटन महसूस हो रही थी, वो मौत का मंजर देखकर बेचैन हो रहे हैं। लेकिन चीन के लोगों के ये हालात वहाँ की सरकार के काबू से बाहर दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे शी जिनपिंग की सरकार ने लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया हो। और वो भी तब जबकि अनुमान लगाया गया है कि चीन के 80 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस बहुत जल्द अपनी चपेट में ले लेगा। चीन के बड़े बड़े शहरों में पसरा मातम का सन्नाटा कब खत्म होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया। यानी लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि कोरोना का ये कहर आखिर कब थमेगा। कुछ रिसर्च करने वाली एजेंसियों का दावा है कि कुछ ही महीनों में चीन के 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है। 2019 में चीन ने पहली बार कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी दुनिया को दी थी। तब से अब तक वहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5200 के करीब है। मतलब 3 साल तक जिस देश में कोरोना केवल 5000 लोगों की जान निगल पाया, वहां कुछ महीनों में 15 लाख लोगों की मौत का अंदेशा जताया गया। चीन की सरकार पर इन आंकड़ों का कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन दुनिया के लिए ये आंकड़े हैरान करने वाले और डराने वाले जरूर हैं। और ऊपर से चीन से सामने आ रहे वीडियो भी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। 7 दिसंबर के बाद से ही चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़े आंकड़े देना बंद कर रखा है। लेकिन चीन के शहरों से आने वाले वायरल वीडियो दुनिया तक जरूर पहुंच रहे हैं। वहां के कब्रिस्तान में जमीन पर रखे शवों का शर्मनाक वीडियो पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एयर कंडीशनड स्टोरेज का दोगुना इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद शवों को जमीन पर रखना पड़ रहा है। बीमारी से हार कर दम तोड़ चुके लोगों के साथ ऐसा बर्ताव देखकर किसी की रूह कांप उठे। इससे पहले बीजिंग के कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों का वीडियो सामने आया था। गाड़ियों में अपनों के बेजान शरीर लिए लोगों को घंटों तक लाइनों में इंतजार करते देखा गया। इसीलिए चीन में लोग मौत से डरकर सांसें ले रहे हैं। और वो भी तब जब वहां की सरकार दावा करती है कि 90% आबादी को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। चीन में अब लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वैक्सीन अगर उन्हें बचा पाती तो चीन इस कदर बेहाल न होता। दुनिया को भी पता चल गया कि चीन की वैक्सीन कोरोना पर कारगर कतई नहीं है। इसलिए चीन ही नहीं, उन सभी देशों को डर सताने लगा है जिन्होंने चीन से वैक्सीन ली थी। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में भी चीन ने अपनी वैक्सीन बेची थी। लेकिन चीन की हालत देखकर उन सभी देशों का कलेजा कांप रहा है। यही वजह है कि चीन के हालात देखकर दुनिया के कई देश अपने फैसले को कोस रहे हैं। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने एक बार फिर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया को 6 कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है। रात 9 बजे प्रसारित होने वाले न्यूज 18 के खास शो 100 बात की एक बात को बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड दिया गया है। Let's hear it up for the winner in Network 18, 100 बात की एक बात। लेकिन चीन दावा कर रहा है कि दोष वैक्सीन का नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का है। चीन का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट पर दुनिया की कोई वैक्सीन असरदार नहीं है। हालांकि दुनिया की ज्यादातर एजेंसियों को चीन के दावे में दम नहीं दिख रहा, लेकिन इतना सच जरूर है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट किसी सुपर स्प्रेडर से कम नहीं है। ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट का नाम है BF.7। ये वेरिएंट पिछले हर वेरिएंट और सब वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। BF.7 सब वेरिएंट की चपेट में आया शख्स 12 से 18 लोगों को बीमार बना सकता है। इसीलिए इसके फैलने की रफ्तार बेहद तेज है। चीन ने आंकड़े तो जारी नहीं किए, लेकिन माना जा रहा है कि रोज 10,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रफ्तार तो केवल शुरुआत है। आंकड़ा तेजी से इससे 10 गुना बड़ा हो सकता है।
लेकिन कोरोना वायरस से बेहाल होने वाला चीन अकेला देश नहीं है। पिछले एक हफ्ते के कोरोना से जुड़े आंकड़े दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और जिन देशों के आंकड़ों में अचानक बड़ा उछाल देखा गया, उनमें जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका शामिल हैं। इन ज्यादातर देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 ने ही टेंशन बढ़ाई है। जिन देशों में अभी कोरोना के केस बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं, उन्होंने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। जहां BF.7 के कुछ ही मामले मिले हैं, वहां मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर में ओमिक्रॉन का ये नया रूप सरकारों के हाथ पांव फुला रहा है। अभी पिछले कोरोना के जख्मों पर पूरी तरह मरहम लगा भी नहीं है। 2020 और 2021 के आर्थिक झटकों से दुनिया उभरी भी नहीं है कि कोरोना की नई आफत उससे पहले ही स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ी हो गई। क्योंकि पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण 10,000 लोगों की मौत की खबर थी और ये सिर्फ सरकारों के आधिकारिक आंकड़े हैं। इनमें चीन में हुई उन मौतों को शामिल नहीं किया गया है जिन पर चीन की सरकार खामोश है। केवल 7 दिनों में जापान में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले और जिनमें 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं दक्षिण कोरिया में कोरोना के 4.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं और 335 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हफ्ते यानी कि 7 दिनों के आंकड़े हैं। फ्रांस में 4.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और 747 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। वहीं ब्राजील में भी करीब 3 लाख लोग इस एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और वहां पर 973 लोगों की जान इस वायरस ने अभी। कोसोवो ने ऐसी चेतावनी दी कि पूरे यूरोप के कान खड़े हो गए। कोसोवो ने दावा किया कि यूक्रेन में हो रहे नुकसान से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए रूस ने यूरोप में नई मुसीबत खड़ी करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और इस प्लानिंग के लिए उसने अपने पुराने साथी सर्बिया को मोहरा बनाया है ताकि यूक्रेन में लगी आग को यूरोप के बाल्कन्स इलाके तक फैलाया जा सके। कोसोवो का ये बयान तब आया जब 11 दिनों से उसके उत्तरी हिस्से में सर्ब समुदाय के लोगों ने कोहराम मचाया हुआ है। हाल ये है कि वहाँ यूरोपियन यूनियन की पुलिस और नेटो की सेना को गश्त बढ़ानी पड़ी है। कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग खुद को सर्बिया का नागरिक मानते हैं। सर्बिया भी कोसोवो को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन कोसोवो खुद को आजाद देश घोषित कर चुका है। इसी वजह से सर्बिया और कोसोवो में 36 का आंकड़ा है। अब रूस और सर्बिया की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। वहीं कोसोवो के सिर पर नेटो का हाथ है। ऐसे में अगर कोसोवो का सर्बिया का मामला बढ़ा तो रूस और नेटो सीधे सीधे आमने सामने आ जाएंगे। और उधर मुंबई के पास ठाणे के अंबरनाथ इलाके से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जहां पर एक कंपनी के अंदर प्रेशर कंट्रोल वॉल में धमाका हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंपनी का एक कर्मचारी उस प्रेशर कंट्रोल वॉल की जांच कर रहा था। तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। हादसे से ठीक पहले उस प्रेशर कंट्रोल वॉल में हवा भरी गई और उसकी जांच की गई। उस वक्त हादसे वाली जगह पर कुछ लोग भी मौजूद थे कि तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ और उसकी जांच कर रहा कर्मचारी धमाके की वजह से दूर जा गिरा। धमाके की आवाज सुनकर बाकी लोग वहां से डरकर भाग गए। कुछ देर बाद कंपनी के बाकी कर्मचारी वहां पहुंचे और धमाके में घायल आदमी को तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उस आदमी की मौत हो गई। वहीं उस धमाके में 3 लोग घायल भी हुए। और उधर पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ यूपी की रामपुर MP MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन पर आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अदालत में लगातार गैर हाजिर रहने की वजह से जया प्रदा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जज ने रामपुर के SP को जया प्रदा को पेश करने का आदेश दिया। इस केस की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। और उधर तुर्की ने कई खूबियों वाली बोरन होवित्जर को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। तुर्की की सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है और ये तोप अपने टारगेट पर वार करने के लिए सिर्फ 1 मिनट में ही तैयार हो जाती है। दावा है कि बोरन होवित्जर 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है और इसकी रेंज 17 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल दिन और रात कभी भी किया जा सकता है। तुर्की का दावा है कि ये होवित्जर 24 अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरी उतरी है। इसी वजह से उसने इस घातक तोप को अपनी सेना का हिस्सा बनाया है। इससे पहले तुर्की के बायकताश TB2 ड्रोन की ताकत यूक्रेन जंग में पूरी दुनिया देख चुकी है। कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की की सेना के लिए तो ये ड्रोन वरदान साबित हुए थे। वहीं तुर्की के बायकताश किजिलेलमा ड्रोन को भी बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसमें फाइटर जेट की भी ताकत है। और उधर बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी को घेर लिया और दावा किया गया कि वीडियो हरियाणा का है। और बीजेपी का आरोप है कि थोड़ी देर बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के जूते के फीते बांधे। बीजेपी के इस आरोप को भंवर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर खारिज कर दिया। उन्होंने ये साफ किया कि वो राहुल गांधी के नहीं बल्कि अपने जूते के फीते बांध रहे थे।
और उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की उनके पद से छुट्टी हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के फौरन बाद रमीज राजा को हटाए जाने की खबर आई, लेकिन माना जा रहा है कि भारत को आंख दिखाना रमीज राजा को भारी पड़ गया और यही गलती उन्हें इस कदर भारी पड़ी कि उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। विवाद तब हुआ था जब भारत ने एशिया कप के पाकिस्तान में होने पर ऐतराज जताया था। भारत के ऐतराज के बाद एशिया कप पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला हुआ, लेकिन रमीज राजा इस बात पर नाराज हो गए। रमीज राजा ने कह दिया कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं गई तो पाकिस्तानी टीम विश्व कप खेलने भारत नहीं जाएगी। अगला विश्व कप 2023 में भारत में होना है, लेकिन रमीज राजा अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे कि उनकी कुर्सी ही उनसे छिन गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनके जाने की वजह भारत और पाकिस्तान के बीच की खींचतान को नहीं माना जा रहा है। उनकी विदाई को इंग्लैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठा कि क्रिकेट टीम की हार के लिए बोर्ड के चेयरमैन की छुट्टी क्यों की गई। न तो टीम के कप्तान या कोच पर कोई एक्शन हुआ और न ही कोई कमेटी बनी। बिना किसी चर्चा के चेयरमैन की छुट्टी हैरान करने वाली है। हालांकि इंग्लैंड और पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट के दौरान बाबर आजम से हुआ एक विवाद भी रमीज राजा को भारी पड़ गया। बाबर आजम ने उनके होटल की सिक्योरिटी टीम की शिकायत की थी, जिस पर बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया था और बाबर नाराज हो गए थे। रमीज राजा की जगह नजम सेठी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। नजम सेठी पाकिस्तान के मशहूर खेल पत्रकार और कारोबारी हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। और इधर एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए नए और आधुनिक स्कैनर लगाए जाएंगे। इससे लैपटॉप, मोबाइल फोन और चार्जर निकाले बिना सुरक्षा जांच हो पाएगी और एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी लंबी कतारों से भी बचा जा सकेगा। यात्रियों के बैग को स्कैन करने वाले स्कैनर की खासियत ये है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बैग से निकाले बिना ही जांच पूरी हो जाएगी। जल्द ही ऐसे स्कैनर एयरपोर्ट पर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। और इस बीच जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ड्रोन को ऐसे बदल दिया कि किसी ज्वालामुखी से विस्फोट का अनुमान लगाने के लिए खास तौर पर बनाए गए बड़े और महंगे इंडस्ट्रियल ड्रोन गुजरे जमाने की बात हो जाएंगे, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों का सैंपल लेने और दूसरा डेटा जमा करने का काम छोटा कंज्यूमर ड्रोन ही कर देगा। इसके लिए जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक मामूली ड्रोन में गैस सेंसर, वाईफाई और जीपीएस मॉड्यूल जैसे कंपोनेंट फिट किए और कारनामा कर दिखाया। अभी ज्वालामुखी से विस्फोट का अंदाजा लगाने के लिए 25 किलो तक के वजन वाले भारी ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ये खतरनाक काम 1.5 किलो से भी हल्के ड्रोन से ही कर डाला। ऊपर से उस ड्रोन की कीमत भी इंडस्ट्रियल ड्रोन के मुकाबले आधी से कम है। और उधर जापान को धमकाने के बाद अब उत्तर कोरिया ने उस पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। जापान ने पिछले हफ्ते ही ऐलान किया था कि वो अगले 5 साल में अपना सैन्य खर्च दोगुना करने जा रहा है। इसी बात ने किम जोंग उन की थ्योरियां चढ़ा दी। पहले तो उत्तर कोरिया ने जापान के फैसले को खतरनाक बताकर उसे करारा जवाब देने की धमकी दी, मगर अब उसने जापान पर सनसनीखेज आरोप ही लगा दिया। उत्तर कोरिया ने कहा कि जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि वो एक बार फिर उत्तर कोरिया पर राज करना चाहता है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि जापान चोरी छिपे उस पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा है। और उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद गुरुद्वारे पर एसडीएम के फरमान ने सियासत गरमा दी है। प्रशासन ने गुरुद्वारे को खोलने का वक्त और वहां जाने वाले लोगों की संख्या तय करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे एमसीडी चुनाव से जोड़कर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के काउंसलर का उसको हरा दिया, अब उसका बदला इस तरह से लिया जा रहा है। एसडीएम शहजाद आलम की तरफ से जारी आदेश में रिहायशी इलाके में गुरुद्वारे के होने पर भी आपत्ति जताई गई। और उधर लोकसभा में केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि इस साल भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों की तादाद में 10 गुना ज्यादा इजाफा होगा। यानी पिछले साल जहां देश में करीब 48,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई थी, वो साल 2022-23 में बढ़कर 4.5 लाख के पास पहुंच गई, जिसकी वजह भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने की नीतियों को बताया गया। और इस बीच राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। एक मामला सामने आया है, वहां पर आग की लपटों से घिरी एक बस खुद चल पड़ी और बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में लोग नहीं थे। तभी बस आग की लपटों से घिर गई और वो खुद चलने लगी, जिसके बाद वहां जुटे लोगों ने उस बस के टायरों के आगे पत्थर डालकर उसे रोका। इस दौरान बस की खिड़कियों और दरवाजों से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलती रहीं। मैं 10 मिनट घरों आया जिसे बस पूरी आग लग गई सा। बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए और कुछ देर की मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया।
और उधर जापान में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई और बताया गया कि निगता समेत कई दूसरे इलाकों में करीब 20,000 घरों की बिजली कट गई, जिसके कारण लोगों के लिए अंधेरे में रहना मजबूरी बन गई। क्योंकि इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही इतनी बर्फ गिरी कि लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें निगता का एक इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। मकानों के बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई कि लोगों के लिए घर से एक कदम बाहर रखना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी बर्फ की मोटी चादर को हटाना पड़ा। और ये हालात सिर्फ जापान के किसी एक इलाके में नहीं बने, बल्कि पूरे पश्चिमी जापान में बर्फबारी का सितम जारी रहा, जिस वजह से मकानों की छतों के अलावा बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में ढकी दिखाई दी। मकानों की छत से लोग बर्फ को हटाते दिखे। चारों तरफ कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। एक तस्वीर में कुछ लोग बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए। हाईवे पर भी सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंसी हुई नजर आई। ऐसे में सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई गई। और इधर नशे की लत और कारोबार पर लोकसभा में हुई चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से पेश आएगी। और ड्रग्स के कारोबार से जुटाए पैसों से आतंकियों की मदद करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का संकल्प लिया और लोकसभा के सदस्यों ने उस संकल्प को पारित किया। और उधर खबर है कि ईरान को रूस से उसके घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिलने की खबरों से इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका टेंशन में आ गया है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाहिद ड्रोन के बदले ईरान को जल्द ही रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकता है, जिससे ईरान के दुश्मन इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इजराइल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका से मिले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 से हमले की धमकी दे चुका है। ऐसे में ईरान को एक ऐसे लड़ाकू विमान की जरूरत थी जो अमेरिका के इस घातक फाइटर जेट का मुकाबला कर सके। और अब खबर है कि रूस उसे सुखोई 35 से लैस कर इस जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस का सुखोई 35 एकमात्र ऐसा विमान है जो अमेरिका के F-35 से मुकाबला करने की ताकत रखता है। और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 35 की डील होने से पहले ही ईरान के पायलटों को रूस में इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और इधर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को झटका लगा। मुंबई की विशेष अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी, जिसका मतलब हुआ कि सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब केस चलेगा। उन्होंने इसी मामले में बरी करने से इनकार करने वाली एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि रूस ने अपने खतरनाक डिफेंस सिस्टम की पहली झलक दुनिया को दिखा दी है। रूस का दावा है कि किलर नाम का उसका ये डिफेंस सिस्टम हार्म मिसाइलों के वार को भी नाकाम कर सकता है। और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन तो इससे पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। रूस के मुताबिक उसके पांसे नाम के इस महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम का रडार एक बार में कई टारगेट को निशाने पर लेकर उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। रूस की सेना की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, यानी एक बार जहाँ इसे तैनात कर दिया जाए वहाँ फिर रूस की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूस की सेना ने पांसे का जो वीडियो जारी किया उसमें इस डिफेंस सिस्टम ने पहले तो थर्मल इमेज के जरिए अपने टारगेट पर निशाना साधा और फिर उसे मिसाइल दागकर तबाह कर दिया, जिसमें महज कुछ सेकंड का ही वक्त लगा। रूस ने दावा किया कि उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी जंग की सूरत बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि ये अमेरिका की बनी AGM-88 हार्म मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। वहीं इसके निशाने पर आने वाले आत्मघाती ड्रोन भी हवा में तबाह किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें लगे रडार सिस्टम से 28 से 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का पता लगाया जा सकता है। और पांसे के बारे में रूस का दावा है कि इसका एक भी वॉर टेस्टिंग में खाली नहीं गया, यानी कि तबाही मचाने में इसे 100 में 100 नंबर हासिल हुए। और उधर कनाडा की सरकार ने अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के F-35 को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। और यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है।
हालांकि अमेरिका ने अब तक इस घातक विमान को यूक्रेन नहीं भेजा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से सौदा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कनाडा भी अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से कनाडा इसके लिए $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च के लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। और इधर खबर है कि घरेलू एयरलाइन स्पाइस जेट ने करीब 2500 करोड़ रुपए का बकाया खत्म करने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत स्पाइस जेट ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी को निवेशक बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब हुआ कि बकाया चुकाने के बजाय उसने इन कंपनियों को हिस्सेदारी देने की योजना तैयार की है। असल में स्पाइस जेट पर विमान लीज पर देने वाली कंपनियों का करीब 2500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से उसके 13 बोइंग 737 विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। और इस बीच बिहार के मोतिहारी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर किसानों के बीच खाद के लिए मारपीट हो गई, जिससे वहां हंगामा मच गया। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तो खाद लेने के लिए रात भर कतार में लगे रहे, लेकिन गोदाम वालों ने खाद का काउंटर ही नहीं खोला। प्रशासन आ रहा है, न लोग खोल रहा है, यही समस्या है। और जैसे ही खाद बंटना शुरू हुई, उसे लेने के लिए 2 किसान आपस में उलझ पड़े, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया। और इधर दिल्ली में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। उनकी मांग थी कि परीक्षा के लिए तय की गई आयु सीमा को 2 साल बढ़ा दिया जाए। और इसी मांग के साथ तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में धरने पर बैठ गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वालों ने काफी जोर आजमाइश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि कोरोना की वजह से उनके पिछले 2 साल बेकार हो गए। उनकी मांग थी कि जिस तरह राज्य सेवा आयोग और अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती में रियायत दी गई, उसी तरह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी 2 साल की छूट दी जाए। तो हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड करें, जो गवर्नमेंट बोल चुकी थी। हालांकि हंगामा बढ़ते ही पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसका कुछ देर तक वो सख्ती से सामना करते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें वहां से हटाने में कामयाब रही। उधर अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दोनों प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए नजर आए। वीडियो में कटरीना ब्लैक हुडी और काले चश्मे के साथ कैप पहने नजर आई। वहीं उनके पति विकी कौशल उनके साथ मैचिंग कपड़े पहने दिखाई दिए। फ्लाइट में बैठी एक यात्री ने जैसे ही अपने बीच इन दोनों हस्तियों को देखा, उनका वीडियो बना लिया, जिसे कटरीना और विकी कौशल के प्रशंसक को पसंद कर रहे हैं। और इस बीच रूस के चुबाशिया में 42 साल पुरानी एक गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका होने से यूरोप की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि रूस के साइबेरिया से शुरू होने वाली इस पाइपलाइन से यूरोप के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। लेकिन मरम्मत के दौरान इस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई और वहां से निकल रही आग की लपटों को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। वहां से निकल रहे आग के शोलों और धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को ढक लिया। माना जा रहा है कि इस पाइपलाइन से निकल रही लपटों की तपिश सर्दियों में ठिठुर रहे यूरोप के देशों तक पहुंच सकती है, क्योंकि रूस की ये पाइपलाइन यूरोप के देशों को नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली अहम रूट में से एक है, जिसे 1980 में तैयार किया गया था। और रूस के साइबेरिया से शुरू होने वाली ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें लगी भीषण आग की वजह से यूरोप तक पहुंच रही रूस की नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सर्दियों के सबसे मुश्किल वक्त में यूरोप के लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। हालांकि जंग के बाद से यूरोप को रूस की गैस की सप्लाई में बड़ी गिरावट आ चुकी है। हालांकि सख्त प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के कई देशों तक रूस की नेचुरल गैस की सप्लाई अब भी पहुंच रही है, लेकिन रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रॉम की पाइपलाइन में लगी आग की वजह से ये सप्लाई ठप हो सकती है, क्योंकि पाइपलाइन से लगातार हो रहे गैस के रिसाव की वजह से आग पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलानी पड़ी। और इस गैस पाइपलाइन में धमाका ऐसे वक्त हुआ जब रूस पिछले दिनों यूक्रेन पर जानबूझकर गैस की सप्लाई में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा चुका है। इसीलिए रूस ने पाइपलाइन में हुए धमाके की जांच भी शुरू कर दी। और इधर बिहार के भागलपुर में जीत की खुशी में वार्ड पार्षद के समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ के बीच पार्षद का समर्थक फायरिंग करता दिखा। उसने 1-2 नहीं बल्कि 5 बार हवा में गोलियां दागी। समर्थक की हवाई फायरिंग के दौरान वहां काफी भीड़ थी और कुछ लोग अपने घरों से जश्न देख रहे थे। उसने इसकी भी परवाह नहीं की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने समर्थक की हवाई फायरिंग का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया।
उधर भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को बड़ा ऑफर दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत ने चीन के हाथ से एप्पल के स्मार्टफोन प्रोडक्शन छीनने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत सरकार ने एप्पल के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को 357 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। और ये पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी कंपनी को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का फैसला किया है, जो कोरोना से जूझ रहे चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। वहाँ एप्पल का प्लांट संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से प्लांट में काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे फॉक्सकॉन और एप्पल को नुकसान हो रहा है। और इसी मौके पर भारत ने चौका मार दिया और तवा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया, जिससे भारत में एप्पल के स्मार्टफोन के प्रोडक्शन का रास्ता खुल गया। इधर इस्तांबुल से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री और केबिन क्रू की एक सदस्य के बीच बहस हो गई और घटना 16 दिसंबर की बताई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो यात्री और केबिन क्रू की सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो फ्लाइट में बैठे एक यात्री ने बना लिया। बताया कि खाने के ऑर्डर को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो ने बयान जारी किया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि रूस में इस बार क्रिसमस के मौके पर हथियारबंद जवानों की स्टैचू लगवाई जा रही हैं। कहा गया कि यूक्रेन जंग को सही ठहराने के लिए खुद पुतिन ने बर्फ की इन मूर्तियों को लगवाने का निर्देश दिया, क्योंकि दावा है कि रूस के कई लोग यूक्रेन जंग के खिलाफ हैं और वो शुरू से पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में रूस की सरकार के निर्देश पर कई शहरों में इस बार क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज की जगह राइफल लिए जवानों की बर्फ की मूर्तियां लगवाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि साइबेरिया में तो इस तरह की कई स्टैचू लगा दी गई हैं, जबकि रूस में क्रिसमस पर सांता क्लॉज, स्नोमैन और जानवरों की बर्फ की मूर्तियां बनवाने की परंपरा है। लेकिन यूक्रेन जंग को देखते हुए इस बार वहां का नजारा कुछ और ही है। दावा तो ये भी है कि रूस में युवाओं को डरा धमकाकर जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा है, ताकि उन्हें जंग के मोर्चे पर भेजा जा सके। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने एक बार फिर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया को 6 कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है। रात 9 बजे प्रसारित होने वाले न्यूज 18 इंडिया के खास शो 100 बात की एक बात को बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड दिया गया है। वायु प्रदूषण पर न्यूज 18 इंडिया की खास मुहिम सांस लेने दो को बेस्ट कवरेज ऑफ सोशल इश्यूज, जबकि चैनल के शो खबर पक्की है को बेस्ट इंक्वायरी इनटू फेक न्यूज कैटेगरी में अवार्ड मिला है। आजादी के 75 साल के मौके पर शुरू किए गए न्यूज 18 इंडिया के सम्मान समारोह अमृत रत्न को बेस्ट शो आइडेंटिटी का अवार्ड मिला है। इसके अलावा चैनल को बेस्ट चैनल पैकेजिंग और बेस्ट प्रोग्राम प्रोमो कैटेगरी में भी अवार्ड मिला है। तो 100 बात को यहां पर अवार्ड मिला है। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है और अवार्ड शो में न्यूज 18 इंडिया की धूम लगातार देखने को मिली। Let's hear it up for the winner in Network 18, 100 बात की एक बात। तेल दीपक में डाला नहीं था, तेल दीपक में डाला नहीं था, इसलिए घर उजाला नहीं था। 100 बात की एक बात कही रंजना ने, विश्वमन इस तरह हो रहा क्यों, सांप तो हमने पाला नहीं था। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा 100 बात की एक बात का।